आज का पीवाईक्यू सेशन स्टार्ट करते हैं। सो प्लीज़, अभी भी बहुत सारे लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है यार। सब्सक्रिप्शन के तो पैसे नहीं लगते। ठीक है, ये क्या होता है ना, वीडियो की रीच बढ़ती है। जितने ज़्यादा सब्सक्राइबर्स बढ़ेंगे, जितने ज़्यादा आप कमेंट करोगे, जितने ज़्यादा लाइक्स करोगे, उतना यूट्यूब वीडियोज़ को प्रमोट करता है। तो बहुत ज़्यादा और हम्बल बैकग्राउंड के ज़रूरतमंद स्टूडेंट्स के पास पहुँचने में हेल्प हमारी हो जाती है। सो प्लीज़ सब्सक्राइब करना स्टार्ट करते हैं। 56 क्वेश्चन नंबर देखो, विच शेड्यूल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कंटेन्स द प्रोविजन रिगार्डिंग एंटी डिफेक्शन। अभी हमने यार लगभग 2 बार सारे शेड्यूल्स रिवाइज किए, आपको आना ही चाहिए अब। ठीक है, लगभग 2 या 3 बार रिवाइज किए सारे शेड्यूल्स हमने। तो एंटी डिफेक्शन लॉ कौन से शेड्यूल में है? अब 7 में क्या क्या बताओ मुझे, 7 शेड्यूल में क्या क्या बताओ, अभी कमेंट करो या आप लिखो आपके पास जो भी पेज है। 8 शेड्यूल में क्या क्या है, कितनी लैंग्वेजेस है, कितनी बार अमेंडमेंट हुआ है 8 शेड्यूल का। 9 शेड्यूल में क्या है, कौन सा आर्टिकल है, और इसका आंसर है 10 शेड्यूल। ठीक है, एंटी डिफेक्शन लॉ 10 शेड्यूल में है। कौन से अमेंडमेंट से आया था? 52nd अमेंडमेंट। ठीक है, ईयर कौन सा था? 1985। गवर्नमेंट में किसकी थी बताओ। तो ये सब ठीक है। तो 10 शेड्यूल है 1985 में, 52nd अमेंडमेंट से एंटी डिफेक्शन लॉ, जो स्विचिंग पार्टीज है उसको रोकने के लिए। ठीक है, तो देखते हैं पूरा। तो डिस्क्वालिफिकेशन का डिसीजन होता है वो चेयरमैन स्पीकर होता है, वो फाइनल डिसीजन होता है। ठीक है, तो ये सब एक्ट्स आपले आर्टिकल जो कॉन्स्टिट्यूशन के तो अमेंडमेंट किए गए। उसके बाद पार्टी का मर्जर अलाउड है, लेकिन उसके बाद फिर जो लेजिस्लेटर है उनको अकाउंटेबल बना गया, क्योंकि वो पार्टी का व्हिप नहीं क्रॉस कर सकते। पार्टी ने जिसको वोट करने के लिए कहा है उसी को वोट करना पड़ेगा हाउस में। ठीक है, या बिल्स जो भी होंगे उसके रिगार्डिंग रिजाइन कर सकते हो पार्टी से, अनदर पार्टी को रिजाइन करके ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, इंडिपेंडेंट लेजिस्लेचर जो भी है वो कोई पार्टी ज्वाइन नहीं कर सकता। ठीक है, उसको फिर उसका चला जाएगा पोस्ट। और जो नॉमिनेटेड मेंबर है उसको 6 मंथ के अंदर पार्टी ज्वाइन कर सकता है, वो 6 मंथ के बाद नहीं ज्वाइन कर सकता। ठीक है, तो ये सब चीजें हैं, इससे ज्यादा फिर क्या ही आएगा। तो फिर से एक बार शेड्यूल्स देखते हैं, लगभग 3 या 4 बार हम शेड्यूल्स देख रहे हैं, जानबूझ के इतने बार रिवीजन कर रहे हैं क्योंकि वो फिर आपके दिमाग में फिट हो जाएगा और क्या पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। फर्स्ट शेड्यूल में यूनियन स्टेट, लिस्ट ऑफ स्टेट यूनियन टेरिटरीज। सेकंड शेड्यूल में जो इमेलमेंट्स, जो सैलरीज वगैरह होती है। थर्ड शेड्यूल में जो ओथ लेनी है, परमिशन है। फोर्थ शेड्यूल में सीट्स का जो एलोकेशन है, राज्यसभा के सीट्स का जो एलोकेशन है। फिफ्थ शेड्यूल में जो 10 स्टेट्स में शेड्यूल एंड ट्राइबल एरियाज है। सिक्स शेड्यूल में जो 4 स्टेट है, आसाम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, यहाँ पे ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स वगैरह ये सब है, इनको जो ऑटोनॉमी दी हुई है। ठीक है, 7 शेड्यूल में यूनियन स्टेट कॉन्करेंट लिस्ट है, डिवीजन ऑफ पावर। 8 शेड्यूल में ऑफिशियल लैंग्वेज है, लगभग 3 बार अमेंडमेंट हुआ है यहाँ पे। ठीक है, सिंधिया डाली गई, फिर 3 लैंग्वेजेस डाली गई, कोकनी, मणिपुरी, नेपाली आई थिंक। और उसके बाद अभी 4 लैंग्वेज डाली गई, बोडो, डोंगरी, संताली, मैथिली, 2003 में। ठीक है, 9 शेड्यूल में जुडिशियल रिव्यू से प्रोटेक्ट करने के लिए कुछ लैंड रिफॉर्म्स जो भी एक्ट थे स्टेट्स के। 10 शेड्यूल में एंटी डिफेक्शन लॉ। 11 शेड्यूल में ग्राम पंचायत की सारी पावर्स। और 12 शेड्यूल में म्यूनसिपैलिटीज की सारी पावर्स। द ऑथर ऑफ डिस्कोर्सेस ऑन लिवी, ये बुक किसका है? डिस्कोर्सेस ऑन लिवी, ये बुक किसका है? इमैनुअल कांट, निकोलो मैकियावेली, एंटोनियो ग्राम्सी, थॉमस हॉब्स। बताइए, ये है मैकियावेली का। ठीक है, तो पहले तो प्रिंस था, जहां पे वो मोनार्की को सपोर्ट करता है, लेकिन डिस्कोर्सेस में वो रिपब्लिकनिज्म को भी सपोर्ट करता है। ठीक है, लिबर्टी, चेक्स एंड बैलेंसेस, पॉपुलर पार्टिसिपेशन, इसकी बात करता है वो। हम्म? तो उसके सारी बुक्स को अच्छे से रिवाइज करते हैं मैकियावेली के। आर्ट ऑफ वॉर, उसके बाद एक डायलॉग के फॉर्म में लिखा हुआ है, डील्स विद द मिलिट्री स्ट्रेटेजी। उसके बाद हिस्ट्री ऑफ फ्लोरेंस, जो मेडिसी फैमिली जो थी उन्होंने कमीशन किया गया था कि हमारे ऊपर लिखो भाई। उसके बाद डिस्कोर्सेस ऑन लिवी। ठीक है, जो रिपब्लिकन आइडियाज, ये सब सिविक वर्चू, ये सब बातें करता है वो। प्रिंस, जहाँ पे वो एब्सोल्यूटिज्म, स्टेट क्राफ्ट की बात करता है। ठीक है, और फिर अदर भी कुछ वर्ड्स लाइक लीजा, गोल्डन एस, एक्सेट्रा, पावर। Who among the following thinker is a defender of individual freedom? Individual freedom का डिफेंडर कौन है? थॉमस हॉब्स, निकोलो मैकियावेली, जॉन स्टुअर्ट मिल, ऑल ऑफ द अबव। भाई हॉब्स तो एब्सोल्यूट स्टेट की बात करता है, और मैकियावेली भी स्टेट को ज्यादा प्रायोरिटी देता है, क्योंकि अगर सिस्टम बना के रखना है। तो इसका आंसर है जॉन स्टुअर्ट मिल। ठीक है, तो ऑन लिबर्टी उनका बुक था।
वो बोलता है कि दो जगहों से धोखा है लिबर्टी को, एक तो टायरनी ऑफ द मेजोरिटी, और दूसरा जो सोसाइटी होती है वो भी अगर मेजोरिटेरियन रही या वहां पे कुछ इनटॉलरेंट एलिमेंट्स रहे तो एक हार्म प्रिंसिपल है, क्वालिटेटिव रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट, ठीक है, रिलेक्टेंट डेमोक्रेट कहा जाता है, एजुकेशन की बात करता है, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन हाईएस्ट लेवल पे होना चाहिए, ये सब चीजें। तो थियरी ऑफ लिबर्टी है क्या, जेएस मिल की, ठीक है। तो मिल को ग्रेटेस्ट चैंपियन ऑफ इंडिविजुअल लिबर्टी कहा जाता है एंड फ्रीडम ऑफ स्पीच। तो टू एनिमीज ऑफ लिबर्टी की बात करता है, लिबर्टी को धोखा किससे किससे है। फर्स्ट इज अ गवर्नमेंट से धोखा है, क्योंकि गवर्नमेंट एनक्रोच करता है हमारी चीज, हमारे ऊपर लॉ बनाता है, कुछ कुछ लेके आता है, इंटरफेयर करता है वगैरह वगैरह। और दूसरा होता है सोसाइटी, पब्लिक ओपिनियन, जो सोशल टायरनी बोलते हैं उसको, ठीक है। तो ऊपर स्टेट और गवर्नमेंट में एक मेजोरिटेरियन टायरनी होती है, और यहाँ पे एक सोशल टायरनी, जो सोशल मोरालिटी या जो जिस तरीके से एक मोरल पुलिसिंग बोलते हैं ना हम सोसाइटी में, होता है कि ये कपड़े पहनने चाहिए, ये नहीं पहनने चाहिए, ऐसे बाल काटने चाहिए, ऐसे नहीं करने चाहिए, ऐसे रहना चाहिए, वो सब, ये सब भी फ्रीडम के ऊपर दो मतलब आक्रमण सॉर्ट ऑफ है। इट इज मोर डेंजरस देन पॉलिटिकल टायरनी, ऐसे वो बोलता है। हम प्रिंसिपल लेके आता है कि द ओनली पर्पज फॉर विच पावर कैन बी राइटफुली एक्सरसाइज्ड और एनी मेंबर ऑफ सिविलाइज्ड कम्युनिटी अगेंस्ट हिज विल इज टू प्रिवेंट हार्म टू अदर्स। मतलब ऐसा कोई आपका दो तरीके में एक्शन डिवाइड करता है ना, सेल्फ रिगार्डिंग एक्शन और अदर रिगार्डिंग एक्शन। आप मतलब अपने रूम में बंद हो और कुछ भी कर रहे हो, किसी और को कोई संबंध नहीं है, तो आप कुछ भी कर सकते हो, लेकिन आपकी कोई एक्शन अगर दूसरों को हार्म पहुंचा रही है, जैसे रात में 10 बजे का आप जोर जोर से गाने बजाने लगे और आजू बाजू के लोगों की नींद खराब होने लगी, तो भाई आप दूसरों को हार्म पहुंचा रहे हो, तो स्टेट इंटरफेयर कर सकता है, लॉ बना सकता है। तो इस तरीके से हम प्रिंसिपल लेके आते हैं, जो सेल्फ रिगार्डिंग एंड अदर रिगार्डिंग एक्शंस, ठीक है। फ्रीडम ऑफ स्पीच को तो मतलब बोलते हैं कि हाईएस्ट लेवल ऑफ फ्रीडम ऑफ स्पीच होना चाहिए, मतलब किसी को रोकना बोलने से मतलब रॉबिंग द ह्यूमन रेस ऑफ फ्यूचर। मतलब भाई, अब जो पहले जो गैलीलियो के साथ हुआ, कोपरनिकस के साथ हुआ, सोक्रेटिस के साथ हुआ, ठीक है, उनको मतलब सॉर्ट ऑफ डेथ पेनाल्टी झेलनी पड़ी ना, जो उस टाइम पे वो बोल रहे थे, सब उनको पागल समझ रहे थे उस टाइम पे, चर्च या जो भी सिस्टम था वहां पे, ठीक है। लेकिन वो सच निकला बाद में, तो क्या पता भाई अभी कोई एक इंसान कुछ बोल रहा है वो बाद में जाके सच हो। तो बोलने की पूरी आजादी होनी चाहिए। और अगर सच नहीं भी है तो भाई उसके साथ डिबेट करके आप खुद की अंडरस्टैंडिंग और अच्छी कर सकते हो, और अच्छे फॉर्मली आप मतलब चीजें कर सकते हो। तो बोलने की आजादी तो होनी ही चाहिए, ठीक है। तो ये सब एक इंपॉर्टेंट कोट है, इफ ऑल मैनकाइंड माइनस वन वर ऑफ वन ओपिनियन एंड ओनली वन पर्सन वर ऑफ कॉन्ट्ररी ओपिनियन, मैनकाइंड वुड बी नो मोर जस्टिफाइड इन साइलेंसिंग दैट वन पर्सन। तो उसको साइलेंस नहीं करना है, उसको चुप नहीं बिठाना है। इफ ही हैड द पावर वुड बी जस्टिफाइड इन साइलेंसिंग मैनकाइंड। तो भाई क्या है, और उसको भी अगर पावर होगी एक इंसान के पास, वो भी नहीं जस्टिफाइड, मतलब वो बाकी लोगों को चुप बैठा है। तो ये पूरा फ्रीडम होना चाहिए। हु इज द ऑथर ऑफ एसे कंसर्निंग ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग। एसे कंसर्निंग ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग किसका है? इमैनुअल कांट, लॉक, ग्रामसी या रॉल्स? ये है लॉक का, ठीक है। ग्रामसी का कौन सा है, अभी रिवाइज किया था, बताओ। मॉडर्न प्रिंस, प्रिजन नोटबुक, ठीक है। रॉल्स के कौन से थियोरी ऑफ जस्टिस, पॉलिटिकल लिबरलिज्म, कौन से बुक्स है जॉन रॉल्स के? और कान का क्या है, परपेचुअल पीस वगैरह वगैरह। चलो देखते हैं। जॉन लॉक ऐसे कंसर्निंग ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग एक मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक है उनका, जहाँ पे वो नेचर और ओरिजिन एंड लिमिट्स ऑफ ह्यूमन नॉलेज की बात करते हैं। एक मॉडर्न एम्पिरिसिज्म का फाउंडेशन वहाँ पे किया हुआ है, कि जो भी हम सेंसेस से, जो हमारे सेंसेस होती है, एक्सपीरियंस से, ऑब्जर्वेशन से हम चीजें सीखते हैं, कुछ इननेट चीजें नहीं होती हमारे अंदर। तो मेजर वर्क क्या क्या है? लेटर कंसर्निंग टॉलरेशन, जहाँ पे रिलीजियस फ्रीडम के बारे में वो बात करते हैं, टॉलरेंट होना चाहिए सोसाइटी को। टू ट्रीटीज ऑन गवर्नमेंट, दो ट्रीटीज हुई है, एक सिविल कॉन्ट्रैक्ट बना है, सिविल सोसाइटी जहाँ से आई है, और एक गवर्नमेंट जहाँ से बनी है, दो ट्रीटीज। फर्स्ट ट्रीटीज में फिल्मर का जो डिवाइन राइट थे ना, स्टेट एक डिवाइन राइट ऑफ किंग, यहाँ उसको क्रिटिसाइज करते हैं, नहीं भाई कॉन्ट्रैक्ट से बना है, ठीक है। सोशल कॉन्ट्रैक्ट, नेचुरल राइट्स की बात करते हैं। ऐसे कंसर्निंग ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग, जहाँ पे टेबुला रसा की बात करते हैं, ठीक है। जो टेबुला रसा मतलब क्या, कि ब्लैंक स्लेट है हमारे जन्म में, कुछ ऐसे इननेट नहीं है हमारे अंदर, जो भी सीखे जाएंगे हम। देन सेकंड लेटर ऑन टॉलरेशन, थर्ड लेटर ऑन टॉलरेशन, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। सम थॉट्स कंसर्निंग एजुकेशन, रिजोबलनेस ऑफ क्रिश्चियनिटी एंड द फंडामेंटल कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ कैरोलिना को ड्राफ्ट करने में उन्होंने हेल्प की थी। आई प्रेफर लिबर्टी विद डेंजर देन पीस विद स्लेवरी, ये स्टेटमेंट किसका है? जिन्होंने सोशल कॉन्ट्रैक्ट एंड प्रिंसिपल्स ऑफ पॉलिटिकल राइट, यही एक बुक है, उसको मतलब लिखा है। तो आपको दोनों में से कुछ एक भी चीज अगर पता होगी तो भी आपका इक्वेशन बन जाएगा, ठीक है। ठीक है, एक मुझे एक कोट नहीं पता, लेकिन सोशल कॉन्ट्रैक्ट बुक किसका ये तो पता है, ठीक है। मैं गुलामी के साथ शांति की तुलना में खतरे के साथ स्वतंत्रता पसंद करता हूँ, ये है किसका है? सोशल कॉन्ट्रैक्ट, इजी है बताना। सोशल कॉन्ट्रैक्ट की तीन थिंकर्स है, लेकिन ये सोशल कॉन्ट्रैक्ट नाम से बुक किसने लिखा है?
तो पहले ये तो ऑप्शन तो एलिमिनेट हो जाएंगे, कार्ल मार्क्स एंड ग्रामसी। तो हॉब्स भी सोशल कॉन्ट्रैक्ट पे लिखता है, लॉक भी लिखता है, रूसो भी लिखता है, लेकिन सोशल कॉन्ट्रैक्ट बुक किसका है? रूसो का है। ठीक है। तो जीन जैक रूसो, सोशल कॉन्ट्रैक्ट, मैन इज बॉर्न फ्री एंड एवरीवेयर ही इज इन चेंज, ये एक इंपॉर्टेंट लाइन है, पूछते हैं। जनरल विल की वो बात करते हैं। ठीक है। तो देखते हैं पूरा रूसो को। तो उनके कुछ कुछ इंपॉर्टेंट की वर्ड्स या टर्म्स उनसे एसोसिएटेड। एक नोबल सैवेज, जो मतलब स्टेट ऑफ नेचर में जो मैन था वो नेचुरली गुड, पीसफुल, इनोसेंट था। सिविलाइजेशन के बाद, प्राइवेट प्रॉपर्टी आने के बाद वो करप्ट हो गया है। ठीक है। तो नोबल सैवेज। सेल्फ लव की बात करते हैं, वैनिटी, प्राइड, एमर प्रॉपर, इसकी बात करते हैं। देन परफेक्टेबिलिटी की भी बात करते हैं। जनरल विल के ऊपर बार बार क्वेश्चन आता है। तो जनरल विल एक कॉमन विल है, एक कॉमन गुड है। ऐसा नहीं कि सबकी विल को कलेक्ट कर दिया वो जनरल विल बन गई, ऐसे नहीं है। ठीक है। वो कॉमन मतलब जिसमें सबका भला हो, उस तरीके से कॉमन गुड है वो। इंडिविजिबल है, इनफेलेबल है, कभी भी वो गलत नहीं हो सकती। ऐसा नहीं कि सबके विल को आपने सम कर दिया है। ठीक है, ऐसे नहीं है वो। मतलब मतलब ऐसे नहीं है कि 10 लोग हैं, 10 लोगों का जो भी प्राइवेट विल है उसको अगर आपने क्लब कर दिया तो भाई वो हो गया जनरल विल, ऐसा नहीं। ठीक है। कॉमन गुड मतलब एक हाईएस्ट लेवल का गुड होना चाहिए, उसमें सबका भला होना चाहिए। पॉपुलर सॉवरेनिटी की बात करते हैं, कोई भी किसी को रिप्रेजेंट नहीं कर सकता। ठीक है। तो जो रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी है उसके वो अगेंस्ट है। ठीक है। तो जो भी हमारे एमपीज एमएलए वो सच में हमें रिप्रेजेंट कर नहीं कर सकते हैं। ठीक है। कोई भी किसी को रिप्रेजेंट नहीं कर सकता। जो मतलब हर एक इंडिविजुअल अपने खुद को ही रिप्रेजेंट कर सकता है। तो इस तरीके से फोर्स टू बी फ्री, अगर भाई कोई नई जनरल विल को मान रहा है तो उसको भाई उसको मनवाओ किसी भी तरीके से। ठीक है। तो लोअर सेल्फिश जो उसके नीड्स इंस्टिंक्ट्स है उसको हटा के टूवर्ड्स अ हायर रैशनल सेल्फ उसको लेके जाना ही पड़ेगा। तो यहाँ से वो आता है। सिविल लिबर्टी की वो बात करते हैं, सिविल रिलीजन की भी बात करते हैं, नेगेटिव एजुकेशन मतलब जो उसमें इमाइल है उसमें वो प्लेटो के रिपब्लिक को बोलते हैं ना कि हाईएस्ट, सबसे हाईएस्ट एक अच्छा ग्रंथ है ये रिपब्लिक एजुकेशन के ऊपर। तो एजुकेशनल मेथड्स ऑफ शील्डिंग अ चाइल्ड फ्रॉम अ करप्ट सोशल हैबिट्स, बुक्स एक्सेट्रा, एंड अलाउइंग देयर नेचुरल फैकल्टीज टू डेवलप। ठीक है, ये यहाँ पे लिखा हुआ है। तो ये सब इम्पोर्टेंट है रूसो के ऊपर। तो उसके कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स है रूसो के। एक है डिस्कोर्सेस ऑन साइंस एंड आर्ट्स, जहाँ पे वो बोलते हैं कि मतलब साइंस एंड आर्ट्स ये सब आने से, सिविलाइजेशन के आने के बाद करप्ट हुआ है, जो भी मॉरलिटी चली गई है। ठीक है। डिस्कोर्सेस ऑन द ओरिजिन ऑफ इनइक्वालिटी, जहाँ पे वो नेचुरल एंड मोरल इनइक्वालिटी की बात करते हैं। जो भी सबसे इंसान सबसे पहले जाके लैंड डिमार्केट किया वो बोला है लैंड मेरी है, वहां से प्राइवेट प्रॉपर्टी आई, फिर इनइक्वालिटी आई। ठीक है। डिस्कोर्सेस ऑन पॉलिटिकल इकोनॉमी, जहाँ पे वो जनरल विल का मेंशन करते हैं। जूली ऑन द न्यू हेलोइस, ये एक बेस्ट सेलिंग बुक, एक रोमांटिक नावल है उनका। सोशल कॉन्ट्रैक्ट, मैन इज बॉर्न फिर एवरीवेयर ही इज इन चेंज, एक इंपॉर्टेंट है। जनरल विल की इसमें पूरा अच्छे से लिखा गया है। इमाइल और ऑन एजुकेशन, ट्रीटीज ऑन एजुकेशन एक इंपॉर्टेंट बुक है। कन्फेशंस, ये भी एक इनका उनके डेथ के बाद एक सॉर्ट ऑफ इनकी ऑटोबायोग्राफी है ये। ठीक है। कुछ कुछ क्वेश्चन रूसो के ऊपर आए थे। मैन हु इज फोर्स टू बी फ्री, ये कंसेप्ट इसका है, रूसो का है। इन विच बुक द स्टेट और नेचर एक्सप्लेन, किसने किया? उन्होंने मतलब सोशल कॉन्ट्रैक्ट बुक में एक्सप्लेन किया है अच्छे से। ठीक है। और डिस्कोर्सेस में इनइक्वालिटी को एक्सप्लेन किया है। पॉपुलर सॉवरेनिटी इज एसोसिएटेड विद रूसो, जनरल विल, पॉपुलर सॉवरेनिटी, जनरल विल भी रूसो का है। इमाइल बुक एजुकेशन के ऊपर रूसो का है। रिवोल्ट अगेंस्ट रीजन, रीजन क्या, रैशनैलिटी के रीजन के अगेंस्ट थे वो। ठीक है। क्योंकि वो सोचते थे कि जब से वो सोचने लगा है ना वो करप्ट हो गया। तो क्योंकि वो खुद के बारे में, खुद के सेल्फिश नीड के बारे में ही सोचता है। रिवोल्ट अगेंस्ट रीजन, ठीक है, रूसो का है। टू टाइप्स ऑफ इनइक्वालिटी, मोरल एंड नेचुरल। तो नेचुरल मतलब जो भाई जन्मथा ही कोई फिजिकल डिसेबिलिटी हो सकती है, कुछ कुछ चीजें हो सकती है, लेकिन जो बाद में जो दूसरी इनइक्वालिटीज आई है उसको सबको हटाना चाहिए। ठीक है, इस सेंस में। हु कॉइन्ड द टर्म इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एज अ सोशल डॉक्यूमेंट? ऑस्टिन, एम वी पायली, उपेंद्र बख्शी, रजनी कोठारी। किसने कहा है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को एज अ सोशल डॉक्यूमेंट? भारतीय संविधान को सामाजिक दस्तावेज शब्द किसने दिया है? कहाँ का कंफ्यूजन हो रहा है? रजनी कोठारी भी लिखते हैं इसी सेंस में, उपेंद्र बख्शी भी पूरा पूरा लीगलिज्म कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म पे ही लिखते हैं। एम पाइली पता है आपको या नहीं? ऑस्टिन तो सबको पता है, और इसका आंसर भी ग्रेनुअल ऑस्टिन है। ठीक है। तो एक अमेरिकन हिस्टोरियन थे ऑस्टिन, उनका सबसे इंपॉर्टेंट बुक है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन द कॉर्नरस्टोन ऑफ अ नेशन। तो इसमें बोलते हैं कि मेजॉरिटी ऑफ प्रोविजंस जो है वो सोशल रिवोल्यूशन को आगे लेके जाने का काम करती है, इसलिए इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एक सोशल डॉक्यूमेंट है। ठीक है। तो पूरा देखेंगे हम उसको कि अच्छे से। तो कोर आइडिया क्या है कि कॉन्स्टिट्यूशन वाज बॉर्न
नॉट जस्ट फॉर अ पॉलिटिकल स्ट्रक्चर बट फॉर अ फंडामेंटल चेंज इन अ सोशल स्ट्रक्चर। जो भी पॉवर्टी थी उसको हटाना था, इनइक्वालिटी थी उसको हटाना था, एक सोशल ट्रांसफॉर्मेशन लेके आना था। जो मीडियलिज्म जो था ना पहले, एक मतलब कस्टम्स या इनका सब डोमिनेशन था, जो कास्ट सिस्टम था, जो भी था सबको हटाना था, एक मॉडर्निटी और बेसिक नीड्स फुलफिल करनी थी। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज अ फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट अ सोशल डॉक्यूमेंट। एक 3 डिस्टिंक्ट गोल्स थे। एक सोशल रिवॉल्यूशन भी करना है, ठीक है, मतलब जो पॉवर्टी मिडलिज्म था उससे आगे जाना है हमें, उसको हटा के। एक नेशनल यूनिटी भी प्रिजर्व करके रखनी है, क्योंकि पार्टीशन का बैकग्राउंड था, ठीक है। तो डाइवर्स सोसाइटी को प्रिजर्व करके रखना है, फ्रेगमेंटेशन नहीं होने देना है, और डेमोक्रेसी भी स्टेब्लिश करनी है, रिप्रेजेंटेटिव फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट भी आगे लेके जाना है। तो इन 3 गोल्स, इसको सीमलेस वेव बोलते हो, ठीक है। और सबसे इंपॉर्टेंट क्या इंडिया ने कंट्रीब्यूट किया है पूरे कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग में वर्ल्ड को, तो अकोमोडेशन एंड कंसेंसस, ठीक है। तो ऐसा नहीं कि कांग्रेस तब डोमिनेट करती थी तो कांग्रेस ने पूरा डोमिनेशन किया है कॉन्वर्सेशंस में और उन्होंने अपनी व्हील्स मनवाई है, नहीं। एक कंसेंसस और अकोमोडेशन का पूरा पॉलिटिक्स था, ठीक है। तो उसके बाद पैराडॉक्स क्या है, तो आइडियलिज्म वर्सेस प्रैक्टिकलिटी, एक पैराडॉक्स देखने को मिलता है हमें। एडेप्टेशन नॉट इमिटेशन, ऐसे बोरो किया है, इसका मतलब जैसे कि जैसे नहीं बोरो किया, हमारे रिगार्डिंग जो हमारे कॉन्टेस्ट में उसको चेंज करके मोल्ड करके हमने बोरो किया है, और उसमें कुछ गलत नहीं है, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट कुछ कुछ कोट्स आते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन वाज टू फॉस्टर अचीवमेंट ऑफ मेनी गोल्स ट्रांसजेंडिंग अमंग देम दैट ऑफ रिवोल्यूशन, ये सॉर्ट ऑफ स्टेटमेंट जो अभी रिवोल्यूशन या सोशल चेंज के ऊपर आया था। Indian Constitution is then a document which provisions expressing general principles and humanitarian sentiments, and whose purpose, if you will, mingle with those embodying levels, header practicability and administrative details etc. ये सब है उसमें। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं। अ, और देखते हैं इसको कि ओलिगार्की का कंसेप्ट है कि मतलब कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग में सरदार पटेल, मौलाना आजाद, जवाहरलाल नेहरू, राजेंद्र प्रसाद एज अ ओलिगार्की, बहुत मतलब एक इन्फ्लुएंशियल रोल था इन चारों का, ठीक है। वो ही सॉर्ट ऑफ डायरेक्ट करते थे कॉन्वर्सेशंस को। तो यहाँ से वो आता है, कैबिनेट मिशन प्लान से बना है हमारा जो भी कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली स्टेब्लिश हुई, जो भी हुआ, ठीक है। स्वराज मस्ट स्प्रिंग फ्रॉम द विशेस ऑफ द पीपल, ये गांधी जी का कोट है। बहुत सारे डाइवर्स थे, मार्क्सिस्ट भी थे, एक्सपर्ट्स भी थे, जैसे कि आयर हो या अंबेडकर जी हो। माइनॉरिटी सेक्शंस को भी रिप्रेजेंट किया गया था। कंसेंसस एंड अकोमोडेशन की बात हमने की है। तो ये सब चीज़ें हमें देखने को मिलती है। हाउ मेनी रिकॉग्नाइज्ड नेशनल पार्टीज आर इन इंडिया? अभी कितनी रिकॉग्नाइज्ड नेशनल पार्टीज है हमारे देश में? 5, 6, 7, 8। और कौन सी है वो भी बताओ, नाम भी बता दो। अभी 6 रिकॉग्नाइज्ड नेशनल पार्टीज है, ठीक है। तो आम आदमी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, बीजेपी, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, मार्क्सिस्ट, कांग्रेस एंड नेशनल पीपल्स पार्टी, ये नॉर्थ ईस्ट में है, ठीक है। जिसके अभी के प्रेसिडेंट कॉनराड संगमा एस्टेब्लिश की थी, पी एस संगमा ने 2013 में एस्टेब्लिश हुई थी। सबसे लेटेस्ट एस्टेब्लिश होने वाली नेशनल पार्टी यही है। उसके पहले एस्टेब्लिश हुई है आम आदमी पार्टी 2012 में, 2012 में अरविंद केजरीवाल। उसके बाद उसके पहले एस्टेब्लिश हुई थी बहुजन समाजवादी पार्टी 1984 में। ये सिम्बॉल्स भी पूछते हैं, ठीक है। तो एलिमेंट इनका एलिमेंट है, इनका बुक है, ये सब सिम्बॉल्स भी याद रखिए। करंट प्रेसिडेंट्स भी है, जैसे अभी नितिन नवीन बने हैं बीजेपी के नए प्रेसिडेंट, ठीक है। 6 अप्रैल 1980 को एस्टेब्लिश हुई थी, वाजपेयी और अडवाणी इनके द्वारा। सीपीआईएम सीपीआई से अलग होकर 1964 में इस्टेब्लिश हुई है। पी सुंदरैया, ईएमएस नमूद्रिपाद जो सीएम थे केरला के, और अभी एम ए बॉबी, सीताराम येचुरी के बाद इन्होंने टेक ओवर किया है, जनरल सेक्रेटरी है, एन ए बेबी, ठीक है। तो सॉरी, तो ये सब उसके क्राइटेरिया क्या होता है कि सिक्योरिंग लिस्ट 6% वोट्स इन लोकसभा और असेंबली इलेक्शन इन 4 स्टेट्स एंड विनिंग एटलीस्ट 4 लोकसभा सीट्स, winning a minimum 2% लोकसभा सीट्स फ्रॉम एटलीस्ट 3 डिफरेंट स्टेट, रिकॉग्नाइज्ड एज स्टेट पार्टी का दर्जा होना चाहिए एटलीस्ट 4 और मोर स्टेट। तो ये सब चीजें हैं। और टीएमसी पहली नेशनल पार्टी थी, अभी हटा दिया उसको। नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी एनसीपी जो महाराष्ट्र की थी, उसको भी अभी हटा दिया, वो भी पहली नेशनल पार्टी थी। और सीपीआई ये भी पहले नेशनल पार्टी थी, इसको भी हटा दिया। तो 3 पार्टीज को हटा दिया, ये नई ऐड किया है दोनों, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग वाज रिटन बाय प्लेटो? प्लेटो ने क्या लिखा है? पॉलिटिक्स, एपोलॉजी, निकोमेकेनिथिक्स, पोएटिक्स। प्लेटो ने क्या लिखा है इसमें से? पॉलिटिक्स, एपोलॉजी, निकोमेकेनिथिक्स, पोएटिक्स। पॉलिटिक्स किसका है? एरिस्टोटल का है। एपोलॉजी
प्लेटो का है, जिसमें सोक्रेटिस ने खुद को डिफेंड किया है, जो भी उसके ऊपर एलिगेशन लगे थे ना कि यूथ को करप्ट कर रहा है वगैरह वगैरह। निकोमेकियन एथिक्स एरिस्टोटल का है, पोएटिक्स भी एरिस्टोटल का है। ठीक है, तो चलो रिवाइज करते हैं फिर से सारे बुक्स। एपोलॉजी सोक्रेटिक डायलॉग है, जिसमें सोक्रेटिस खुद को डिफेंड कर रहा है। ठीक है, तो प्लेटो के इंपॉर्टेंट बुक्स एपोलॉजी, क्रीटो, गॉर्जियास, रिपब्लिक, मेनो, फैदो। रिपब्लिक जो पूरा यहाँ पे लिखा है। ठीक है, तो उसके बाद परमेंडियस, स्टेट्समैन, टियामस, टाइमियस, लॉज, फिलिबस। तो ये सब इंपॉर्टेंट बुक्स है प्लेटो के। एरिस्टोटल की इंपॉर्टेंट बुक्स देखो, यही इंपॉर्टेंट है, निकोमेकियन एथिक्स, यूडोमियन एथिक्स, पॉलिटिक्स, रिटोरिक, पोएटिक्स। मेटाफिजिक्स भी है, फिजिक्स भी है। ठीक है, एनालिटिक्स भी है। जॉन डिवी हैज इन्फ्लुएंस, जॉन डिवी ने किसको इन्फ्लुएंस किया है? महात्मा गांधी जी को, अंबेडकर जी को, जवाहरलाल नेहरू जी को, या राम मनोहर लोहिया जी को? किसको इन्फ्लुएंस किया है जॉन डिवी ने? डेमोक्रेसी एज अ वे ऑफ लिविंग, ये कंसेप्ट है जॉन डिवी का। तो इन्होंने इन्फ्लुएंस किया है बी आर अम्बेडकर जी को। नेहरू को इन्फ्लुएंस किया था, नेहरू के टीचर थे लास्की, जो लास्की हम देखते हैं ना, हेरोल्ड लास्की। ठीक है, तो ये नेहरू जी के टीचर थे। गांधी के देखा ही है हमने, थोरो हो, रस्किन हो। ठीक है, तो बी आर अम्बेडकर वॉज अ स्टूडेंट ऑफ जॉन डीवी इन कोलंबिया यूनिवर्सिटी, जहाँ पे डीवी की जो आइडियाज ऑन डेमोक्रेसी थी ना, डेमोक्रेसी एज अ वे ऑफ लाइफ, एज एसोसिएटेड लिविंग, नॉट जस्ट अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। तो ये यहाँ से आता है। और अम्बेडकर जी ने खुद भी बोला है कि मेरे ऊपर और भी इम्पोर्टेंट ज्योतिबा फुले जो थे सोशल रिफॉर्मर, बुद्धा, कबीर एंड तुकाराम, इन चारों को भी, तुकाराम एक संत थे वारकरी संप्रदाय से महाराष्ट्र के, कबीर आपको बताइए, तो इन चारों लोगों का बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस रहा है। तो देखते हैं अभी बी आर अम्बेडकर जी के ऊपर कौन से बुक्स उन्होंने लिखे हैं। एक है कास्ट इन इंडिया, जो नेट में पूछा गया था क्वेश्चन। मुक नायक, जो उनका एक शॉर्ट ऑफ न्यूज़पेपर था, एक वीकली थी, ठीक है, मराठी वीकली थी। प्रॉब्लम ऑफ द रूपी, जो उनका डॉक्टरल थीसिस है। बहिष्कृत भारत एक पीरियोडिकल था। जनता एक वीकली जर्नल है। एनिलेशन ऑफ कास्ट एक अनडिलीवर्ड स्पीच उनको देना था एक्चुअली, लेकिन वो कैंसिल करना पड़ा, जो भी मेजोरिटेरियन टेंडेंसीज, कंजर्वेटिव एलिमेंट्स थे, उन्होंने अपोज किया। फेडरेशन वर्सेस फ्रीडम, थॉट्स ऑन पाकिस्तान, रानडे गांधी एंड जिन्ना, then what Congress and Gandhi have done to the untouchables, who are the Shudras, ज्योतिबा फुले को डेडिकेट किया था ये बुक। देन स्टेट्स एंड माइनॉरिटीज, जहाँ पे यूनाइटेड स्टेट ऑफ इंडिया सॉर्ट ऑफ एक आइडिया प्रपोज किया था, एक कॉन्स्टिट्यूशन ऐसा होना चाहिए सबका, एक यूनाइटेड कॉन्स्टिट्यूशन। देन द अनटचेबल्स, हु आर दे एंड व्हाई दे वर अनटचेबल्स, महाराष्ट्र एज ए लिंग्विस्टिक प्रोविंस, बुद्धा और कार्ल मार्क्स, बुद्धा एंड हिज धम्मा, एंड रिडल्स इन हिंदुइज्म। तो ये सब इंपॉर्टेंट बुक्स है, अलग अलग एग्जाम में यही पूछते रहते हैं। ठीक है, हु अमंग द फॉलोइंग थिंकर इज अ डिफेंडर ऑफ द एक्सेस टू एडवांटेज प्रिंसिपल, एक्सेस टू एडवांटेज। अब ऐसे एक आधा अजीब क्वेश्चन आ सकता है जो नहीं पता हो सकता है, यार ये कहाँ से पता होगा। ठीक है, एक्सेस टू एडवांटेज भाई किसका है? रोनाल्ड डॉर्किन, रॉबर्ट नॉजिक, फ्रेडरिक हायक, जी ए कोहेन। अभी देखो ये दोनों तो लिबर्टेरियन थिंकर्स है, नॉजिक एंड हायक। डॉर्किन का है या जी ए कोहेन का है, बताइए। तो कुछ अजीब पूछे ना तो कुछ नाम भी देखो यार, ये तीनों तो कोई भी मतलब फ्रेम करेगा तो ये सबके मुंह पे होते हैं, ये एक अलग अजीब नाम है, तो यही उसका आंसर है। ठीक है, जी को है। तो डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस एंड एक्सेस टू एडवांटेज इनका ही है। ठीक है, तो जहाँ पे वो क्रिटिसाइज करते हैं रॉल्स को एंड अदर इगलिटेरियंस को, इक्वलिटी ऑफ व्हाट, इसमें तो इक्वल एक्सेस टू एडवांटेज की बात वो करते हैं, जो कि वेलफेयर एंड रिसोर्सेज को कंबाइन करने की बात करते हैं। और जो अनचूजन डिसएडवांटेजेस है ना, उसको भी मतलब करेक्ट करना है, तो उस तरीके से वो बात करते हैं। डॉर्किन जो बस इक्वलिटी ऑफ रिसोर्सेज की बात करते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से। हु मेक्स द डिस्टिंक्शन बिटवीन नेगेटिव लिबर्टी एंड पॉजिटिव लिबर्टी, कौन करता है डिस्टिंक्शन? ये तो इजी क्वेश्चन है। यहाँ पे मैंने जानबूझ के फोटो भी लगा हुआ है, तो आपको पता भी होगा अगर। ठीक है, ये नहीं पता है तो फोटो देख के बता दो यार। ये फोटोज इसलिए लगाए हुए हैं ना कि आपके दिमाग में फोटो छप जाता है, तो उसके आइडियाज भी छप जाते हैं तब। तो ये है इजाया बर्लिन का। ठीक है, तो नेगेटिव लिबर्टी मतलब फ्रीडम फ्रॉम रिस्ट्रेन, एंड पॉजिटिव लिबर्टी मतलब एबिलिटी टू डू समथिंग। ठीक है, तो इस तरीके से। सो नेगेटिव लिबर्टी में फ्रीडम फ्रॉम इंटरफेरेंस या ऑब्स्टेकल्स नहीं होनी चाहिए, और पॉजिटिव लिबर्टी में फ्रीडम टू कंट्रोल ऑफ ओन्स ओन लाइफ, सेल्फ मास्टरी। ठीक है, 1958 में एक सॉर्ट ऑफ एक उनका लेक्चर था, यहाँ से आर्टिकल बना है।
टू कॉन्सेप्ट्स ऑफ लिबर्टी करके। चार्ल्स टेलर इज नोन फॉर हिज वर्क। टेलर, ये है चार्ल्स टेलर, ठीक है। इंपेरियलिज्म, पॉलिटिक्स ऑफ रिकॉग्निशन, फेमिनिज्म, एनवायरमेंटलिज्म। यार देखो ना, अजीब से ऑप्शंस ही देखो यार, इंपेरियलिज्म, फेमिनिज्म, एनवायरमेंटलिज्म, तो मतलब ये तो आइडियोलॉजीज ही डाल दिया ऑप्शन में। ठीक है, इनका पॉलिटिक्स ऑफ रिकॉग्निशन है, ठीक है, मान्यता की राजनीति। तो अब देखते हैं पूरा अच्छे से उनको। तो पॉलिटिक्स ऑफ रिकॉग्निशन है, चार्ल्स टेलर, अ प्रोमिनेंट कम्युनिटेरियन फिलोसोफर, बेस्ट नोन फॉर हिज एसे इन द पॉलिटिक्स ऑफ रिकॉग्निशन। एक ऐसे लिखा था उन्होंने 1992 में। ही आर्ग्यूज दैट आइडेंटिटी इज शेप्ड बाय रिकॉग्निशन फ्रॉम अदर्स एंड मिस रिकॉग्निशन कैन बी अ फॉर्म ऑफ ऑपरेशन। तो मिस रिकॉग्निशन इज एज अ ऑपरेशन, ऐसे देखते हो, ठीक है। तो किसी को मिस रिकॉग्नाइज करना, उसको वैल्यू नहीं देना, उसको आइडेंटिटी को सपोर्ट, मतलब उसको उस, जैसे कि आप सपोज श्रीलंका में जो हो रहा था, तो तमिलियंस को तमिल लैंग्वेज ही सॉर्ट ऑफ हटा रहे, मतलब वो उसको रिकॉग्नाइज ही नहीं कर रहे थे। रिकॉग्निशन नहीं देना मतलब मिस रिकॉग्निशन करना, और मिस रिकॉग्निशन एक ऑपरेशन होता है, ठीक है। तो इस तरीके से, तो हु अमंग द फॉलोइंग थिंकर इज नोन फॉर द कैपेबिलिटी अप्रोच। एक इजी क्वेश्चन है यार, कैपेबिलिटी अप्रोच, ठीक है। अमर्त्य सेन, अभिजीत बैनर्जी, थॉमस फ्रीडमैन, जगदीश भगवती। अमर्त्य सेन का है, तो मतलब जस्ट कमोडिटीज और रिसोर्सेज से कुछ नहीं होगा, वो कमोडिटीज रिसोर्सेज यूज करने की कैपेबिलिटी होनी चाहिए, और जब कैपेबिलिटी होगी तो ही एजेंसी या चॉइस आएगी इंसान के पास, और फिर वहां से फंक्शंस वो कर पाएगा ना। वो मतलब जस्ट साइकिल डिस्ट्रीब्यूट करने से सबको कुछ नहीं होगा, वो साइकिल चलानी आनी चाहिए, और जब वो साइकिल चलाएगा तब वो फंक्शन कर पाएगा, कहीं पे जा पाएगा, कुछ अपना काम कर पाएगा, अपना लाइवलीहुड जी पाएगा, कुछ बच्चियां जो होंगी वो स्कूल जा पाएंगी। तो वो फंक्शनिंग सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, फंक्शनिंग। और फंक्शनिंग करने के लिए कैपेबिलिटी होनी चाहिए, मतलब जस्ट बुक्स डिस्ट्रीब्यूट करने से नहीं होगा, कुछ लिटरेट भी होना चाहिए इंसान को। तो ठीक है, तो वो जब वो इंपॉर्टेंट है। अब जब जस्ट लिटरेट नहीं हो, फिर लिटरेट होके वो पढ़ना है, तो वो फंक्शनिंग इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इस तरीके से थॉमस सेन कैपेबिलिटी अप्रोच वाज पायनियर्ड इकोनॉमिक्स फिलोसोफर, तो जो भी है, ठीक है। वो उसके बाद में फिर उसको एज अ फेमिनिस्ट टर्न थोड़ा बहुत मार्था नुसबाउम जी ने भी दिया है, वो भी कैपेबिलिटी अप्रोच के ऊपर बात करती है। तो जस्ट इनकम और यूटिलिटी से कुछ नहीं होगा, वो एक्चुअल में क्या कर पा रहे हैं, एबल टू डू एंड बी, फंक्शनिंग एंड कैपेबिलिटीज यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। उसके लिए हेल्दी एजुकेटेड होना सबसे इंपॉर्टेंट है, फ्रीडम का, लिबर्टी का होना सबसे इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो अब देखते हैं अमर्त्य की क्या क्या कंसेप्ट है। एक तो कैपेबिलिटी अप्रोच जो हमने अभी देखा, कि कैपेबिलिटी अप्रोच में एक वेलबीइंग, एक फंक्शनिंग, एबल टू डू समथिंग इंपॉर्टेंट है, जस्ट रिसोर्सेज से कुछ नहीं होगा, ठीक है। उसके बाद एंटाइटलमेंट अप्रोच की वो भी बात करते हैं, a theory explaining that famines often occur not because of lack of food but because people lack the entitlements economic means to acquire it। फूड तो अवेलेबल है, लेकिन उसको एक्वायर कैसे करें, तो उनके पास लाइवलीहुड होना चाहिए, उनके पास परचेसिंग पावर होनी चाहिए। वो कहाँ से आएंगी, जब वो पार्टिसिपेट कर पाएंगे मार्केट में, या उसके लिए क्या चाहिए, उसके लिए अच्छा एजुकेशन चाहिए, अच्छी हेल्थ चाहिए। तो ये सब यहाँ से आता है, ठीक है। सोशल चॉइस थ्योरी भी इनकी है। उसके बाद मिसिंग वुमेन के कंसेप्ट है, ठीक है। तो एशिया अफ्रीका में एक जो भी सेक्स सिलेक्टिव अबॉर्शन होते हैं, निगलेक्ट रहा है वुमेन की तरफ, तो वुमेन्स का एज ए डेफिसिट है, ठीक है। वो मेजर वर्क्स बुक्स क्या क्या है अमर्त्य सेन जी के, डेवलपमेंट एज ए फ्रीडम, आइडिया ऑफ जस्टिस, पॉवर्टी एंड फेमाइन, एसे ऑन एंटाइटलमेंट एंड डिप्राइवेशन, आर्गुमेंटेटिव इंडियन, आइडेंटिटी एंड वायलेंस, इल्यूजन ऑफ डेस्टिनी, होम इन द वर्ल्ड, मेमोयर है उनका, कलेक्टिव चॉइस एंड सोशल वेलफेयर एंड एथिक्स एंड इकोनॉमिक्स। और जॉन ड्रीजी के साथ मिलके द अनसर्टेन ग्लोरी, ये भी एक इंपॉर्टेंट बुक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स है, ये कुछ इंपॉर्टेंट कैपेबिलिटी अप्रोच, एंटरटेनमेंट अप्रोच, सोशल चॉइस थ्योरी, मिसिंग वुमेन, यही क्वेश्चन आएंगे अमर सिंह जी के ऊपर को अगर कुछ आना है। अभिजीत बैनर्जी भी ऑप्शन में था, तो अभिजीत बैनर्जी रैंडमाइज्ड कंट्रोल ट्रायल्स, पॉवर्टी को हटाने के लिए उनका एक इंटरवेंशन था इनोवेटिव, जिसके लिए उनको नोबेल प्राइज उनकी वाइफ के साथ दोनों को मिलकर, एस्टर डेफ्लो और इनको मिला, ठीक है। तो पॉवर्टी ट्रैप की वो बात करते हैं, एक एक्सटर्नल पुश इंटरवेंशन कितना ज़रूरी है, वो भी बोलते हैं। नजिंग इन डेवलपमेंट, मतलब यूजिंग बिहेवियरल इकोनॉमिक्स टू डिजाइन स्मॉल इंसेंटिव्स, ये सब, ठीक है। उसके बाद ग्रेजुएशन अप्रोच, होलिस्टिक सेट ऑफ इंटरवेंशन डिजाइन टू हेल्प द अल्ट्रा पुअर मूव आउट ऑफ एक्सट्रीम पॉवर्टी, ये सब इंपॉर्टेंट बुक्स क्या है, पुअर इकोनॉमिक्स, रेडिकल रीथिंकिंग ऑफ वे ऑफ टू फाइट अ ग्लोबल पॉवर्टी, गुड इकोनॉमिक्स ऑफ फॉर हार्ड टाइम, कुकिंग टू सेव योर लाइफ, व्हाट द इकोनॉमी नीड्स नाउ, मेकिंग एड वर्क एंड वॉलेटिलिटी एंड ग्रोथ। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स है। ऑप्शन में जगदीश भगवती भी था, तो चलो जगदीश भगवती जी के बारे में भी देखते हैं कि ये एक मतलब न्यू लिबरल या लिबर्टेरियन थिंकर है, जो ग्लोबलाइजेशन को सपोर्ट करते हैं, ग्लोबलाइजेशन के सपोर्ट में लिखते हैं, इमर्साइजिंग द ग्रोथ,
ठीक है, तो ये सब ब्रेन ड्रेन वर्सेस डायस्पोरा वगैरह वगैरह कुछ डिबेट्स है उनके रिगार्डिंग एसोसिएटेड इंपॉर्टेंट बुक्स है। डिफेंस ऑफ ग्लोबलाइजेशन, ये बुक पूछते रहते हैं। तो ग्लोबलाइजेशन को मतलब उन्होंने डिफेंड किया है। इकोनॉमीज फॉर अंडर डेवलप्ड कंट्रीज, टर्माइट्स इन द ट्रेडिंग सिस्टम, फ्री ट्रेड टुडे, इंडिया इन ट्रांजिशन, वाई ग्रोथ मैटर्स, प्रोटेक्शनिज्म, ये सब कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स है उनके। इंडियन ओरिजिन एक सॉर्ट ऑफ स्कॉलर है, ये इकोनॉमिस्ट है। अहमद सिंह के साथ इनका डिबेट चलता रहता है, तो ये एक काउंटर व्यू देते हैं। ठीक है, ग्लोबल जस्टिस इज अ वाइटल फॉर, किसके लिए वैश्विक न्याय महत्वपूर्ण है? इसका आंसर है थॉमस पोगे। ठीक है, सॉरी मैंने जल्दी बता दिया। तो बहुत लोगों का कंफ्यूजन होगा जॉन रॉल्स के साथ, लेकिन नहीं, थॉमस पोगे इनका एक कंसेप्ट है ग्लोबल जस्टिस। तो थॉमस पोगे, द लीडिंग थ्योरिस्ट ऑफ ग्लोबल जस्टिस, इन हिज बुक वर्ल्ड पॉवर्टी एंड ह्यूमन राइट्स, ही आर्ग्यूज दैट द affluent western states and the global institutional order are actively responsible for global poverty and have a negative duty to stop harming the poor। तो इनके ऊपर अभी ये ड्यूटी है, उन्होंने ही हार्म किया है सोसाइटी को। ठीक है, क्योंकि ग्लोबल रिसोर्सेज से ऐसे डिवाइड कर दिया और उसका फिर एक्सप्लॉयटेशन जो भी हुआ है, पहले इंपेरिसिज्म था ये सब। Who compared the liberty of moderns with that of ancients? तो लिबर्टी ऑफ एंशियंट्स एंड लिबर्टी ऑफ मॉडर्न्स, अगर आप लिबर्टी पढ़ोगे तो उसमें ये डिबेट बहुत इंपॉर्टेंट है, या ये कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। बेंजामिन कॉन्स्टेंट, थॉमस पोगे, थॉमस पिकेटी, समीर अमीन। तो ऑप्शंस भी देखो ना, रिपीट हो रहे हैं। ये ऑप्शन था पहली, ये भी था थॉमस पिकेटी वाला, थॉमस पोगे का अभी क्वेश्चन नहीं था। तो इसका आंसर है बेंजामिन कॉन्स्टेंट, जिसमें वो बोलते हैं ना कि लिबर्टी ऑफ एंशियंट्स की लिबर्टी क्या थी? गवर्नमेंट में पार्टिसिपेट करना, ग्रीक के टाइम में, एरिस्टोटल प्लेटो के टाइम में। प्लेटो एरिस्टोटल क्या बोलते हैं, सिटीजन कौन होंगे जो मतलब डिलिब्रेशन में पार्टिसिपेट करेंगे? तो सेल्फ गवर्नमेंट। और अभी के लिए लिबर्टी क्या है? फ्रीडम फ्रॉम कंस्ट्रेंट, फ्रीडम फ्रॉम रिस्ट्रेंट। तो इस तरीके से इंडिविजुअलिस्टिक हो गई है लिबर्टी। तो ये जो मॉडल लिबर्टी ऑफ मॉडल्स इंडिविजुअलिस्टिक है। तो बेंजामिन कॉन्स्टेंट डिलीवर्ड अ फेमस लेक्चर 1819 में, लिबर्टी ऑफ एंशियंट्स, जो एक एंशियंट लिबर्टी जो पार्टिसिपेशन इन कलेक्टिव पावर मेकिंग, एक डायरेक्ट डेमोक्रेसी के साथ अटैच थी। और मॉडर्न लिबर्टी जो है इंडिविजुअलिस्टिक इंडिपेंडेंस एंड प्राइवेट एंजॉयमेंट, सिविल लिबर्टीज, रिप्रेजेंटेशन, ये सब। ठीक है, तो ये सब मॉडर्न लिबर्टी है। समीर अमीन ऑप्शन में था, तो समीर अमीन के ऊपर सारे बुक्स, उनके आइडियाज देखते हैं। एक्यूमुलेशन ऑन वर्ल्ड स्केल एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। मतलब जो डिपेंडेंसी स्कूल है ना, वहां से आते हैं। आईआर में जो डिपेंडेंसी थियरी है कि कोर, पेरीफेरी, सेमी पेरीफेरी, ये सब। तो कैसे लूटा है जो कैपिटलिस्ट वर्ल्ड है, उन्होंने उनका जो डेवलपमेंट है वो बाकियों को लूट लूट के उन्होंने अपनी तरफ सारा रिसोर्सेज ड्रेन, जो मतलब ड्रेन थ्योरी है ना, ड्रेन ऑफ वेल्थ, वहां से आता है। तो capital accumulation is a not contained national process but a global one where wealth is systematically transferred from periphery, जो भी गरीब देश है, डेवलपिंग देश है, वहां से सेंटर की तरफ, जो डेवलप्ड कंट्रीज है उनकी तरफ। एक डीलिंकिंग, अ स्ट्रेटेजिक प्रपोजल फॉर डेवलपिंग कंट्रीज टू डिस्कनेक्ट फ्रॉम द एक्सप्लॉयटेटिव लॉजिक और ग्लोबल कैपिटलिज्म। तो डीलिंक करना चाहिए, पूरा हटाना चाहिए कनेक्शन। ठीक है, इसका मतलब ये नहीं कि आप आइसोलेट हो जाओ, बट रैदर प्रायोरिटाइजिंग डोमेस्टिक नीड्स, लोकल डेवलपमेंट को प्रायोरिटाइज करो। डिमांड मतलब जो भी वो फुलफिल करो, अपने लोकल डिमांड जो है, रैदर देन ग्लोबल मार्केट। देन यूरोसेंट्रिज्म को क्रिटिसाइज किया है। ठीक है, उसके बाद अनइक्वल एक्सचेंज, द इकोनॉमिक मैकेनिज्म वेयर द सेंटर बाइज प्रोडक्ट्स फ्रॉम द पेरिफेरी एट अ प्राइस दैट डू नॉट रिफ्लेक्ट द ट्रू वैल्यू ऑफ द लेबर यूज्ड। तो ये वो डोमिनेट करता है, वो डिसाइड करता है। ठीक है, इफेक्टिवली ड्रेनिंग द वेल्थ फ्रॉम द पुअर टू रिच। लिबरल वायरस, ये भी कंसेप्ट है, कंसेप्ट आर्ग्यूइंग दैट लिबरलिज्म, द कॉम्बिनेशन ऑफ फ्री मार्केट एंड रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी, एक्ट्स लाइक अ वायरस दैट मास्क द रियलिटी ऑफ इनइक्वालिटी एंड जस्टिफाइज परमानेंट वॉर एंड अमेरिकनाइजेशन। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, इंपॉर्टेंट बुक्स, एक्यूमुलेशन ऑन द वर्ल्ड स्केल, अनइक्वल डेवलपमेंट, यूरोसेंट्रिज्म, डीलिंकिंग टुवर्ड्स अ पॉलीसेंट्रिक वर्ल्ड। डीलिंकिंग का मतलब आइसोलेशन नहीं है, हाँ। लिबरल वायरस, imperialism and unequal development, law of the worldwide value, global history, a view from the south, and implosion of contemporary capitalism। इंपॉर्टेंट की वर्ड्स है, की वर्क्स है, ये कुछ की कंसेप्ट है, ये बिलोंग करते हैं डिपेंडेंसी स्कूल जो है वहां से। ठीक है, rights as a term is a linked to, rights as a राइट्स एज ए ट्रम्स ऐसे बोलते हैं उसको। तो ये कंसेप्ट किसका है? रोनाल्ड डॉकिन, जॉन रॉल्स, जेरी बेंथम, जेस मील। राइट्स एज ए ट्रम, ये है रोनाल्ड डॉकिन इनका। ठीक है, तो रोनाल्ड डॉकिन में एक मेटाफर यूज किया था, राइट्स एज ए ट्रम। ही आर्ग्यूड दैट फंडामेंटल इंडिविजुअल राइट्स लाइक फ्रीडम ऑफ स्पीच एक्सेट्रा शुड ट्राइम्फ ओवर कलेक्टिव गोल्स जो होंगे, उसके यूटिलिटी, जनरल वेलफेयर के ऊपर ही आना चाहिए। इफ राइट एग्जिस्ट द गवर्नमेंट कैन नॉट वायलेट इट सिंपली बिकॉज डूइंग सो वुड बेनिफिट द कम्युनिटी एज अ होल। मतलब राइट है तो उसको पूरा प्रोटेक्ट करना पड़ेगा उस तरीके से। लेकिन एज अ मेटाफेरिकल लिखा है। ठीक है,
द नॉर्थ अमेरिकन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट नाफ्ता इम्प्लीमेंटेड इन 1994, किसके बीच में था ये नाफ्ता? यहाँ से कुछ मिल रहा है क्या? यानी एफटीए का तो पता है, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। यानी यानी से कुछ पता चल रहा है? नॉर्थ अमेरिका, लेकिन ये सारे देश लगभग नॉर्थ अमेरिका में आते हैं। मैक्सिको यूएसए, यूएसए कनाडा, कनाडा मैक्सिको, यूएसए कनाडा मैक्सिको। तो इसका आंसर है यूएसए कनाडा मैक्सिको। ठीक है, तो ये 1994 में आया, 2020 में चला भी गया, अभी है नहीं, अभी यूएसएमसीए है जो इसको रिप्लेस किया है। ठीक है। हाउ मेनी कंट्रीज आर मेंबर्स ऑफ द यूरोपियन यूनियन? यूरोपियन यूनियन में कितने मेंबर्स है? 15, 17, 25, 27। कुछ कुछ इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशंस है, ईयू है, ब्रिक्स है, एससीओ है, सार्क है। आपको पता होना चाहिए इस्टेब्लिश कब हुए, उनका हेडक्वार्टर कौन सा है, कौन से ट्रीटी के साथ वो इस्टेब्लिश हुए, फाउंडिंग मेंबर्स कौन है, न्यू मेंबर्स कौन से हैं, अभी टोटल कितने मेंबर है, लेटेस्ट कौन सा मेंबर है जो ज्वाइन किया है, नया मेंबर, कोई लेटेस्ट कोई मेंबर है क्या जो छोड़ा है, और उसकी जो अभी रिसेंट समिट कुछ हुए तो वो कहाँ पे हुई है। एटलीस्ट ये कुछ चीज़ें पता होनी चाहिए। विकीपीडिया बेस्ट सोर्स है इसके लिए, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन सर्च करो विकीपीडिया पेज पे जाओ, सारा मिल जाता है। तो यूरोपियन यूनियन में अभी 27 मेंबर है, यूके ने छोड़ दिया, ठीक है, 2016 में। तो सॉरी, यूके ने छोड़ दिया 2020 में, ब्रेग्जिट के बाद। करंट 27 कंट्रीज है, इसको थोड़ा मुझे चेक करना पड़ेगा, ठीक है। 2016 में प्रोसेस स्टार्ट हुआ था, 20 में छोड़ा है क्या नहीं, ये थोड़ा बहुत देखना पड़ेगा, आप भी थोड़ा कंफर्म कर लीजिए प्लीज। तो देखते हैं, देखो इंपॉर्टेंट, अफ्रीकन यूनियन 2002 में इस्टेब्लिश हुआ है, 54 मेंबर्स है। देन इंपॉर्टेंट क्या है इसमें, नाप्ता तो अभी है ही नहीं, 3 थे, ठीक है। उसके बाद इंपॉर्टेंट क्या है, एशियान 1967 में इस्टेब्लिश हुआ था, 10 मेंबर्स है। उसके बाद इंपॉर्टेंट है सार्क, 1985 में इस्टेब्लिश हुआ था, ठीक है। सार्क में कितने मेंबर्स है? 7 मेंबर्स है। अफगानिस्तान, पाकिस्तान, इंडिया, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश एंड श्रीलंका, ठीक है। उसके बाद गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल में 6 मेंबर्स है, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन में 6 मेंबर्स है। अब कुछ ऐड भी हुए हैं, ठीक है, एससीओ में 4 लगभग ऐड हुए हैं शायद, एक बार चेक कर लेना आप, ये लेटेस्ट क्या है फिगर। अपेक में 21, यूरोपियन यूनियन में 27, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट थे, ठीक है। नाटो 28, तो नाटो का भी रिसेंटली चेक कर लेना आप। उसके बाद द हेडक्वार्टर ऑफ द अफ्रीकन यूनियन का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? अफ्रीकन यूनियन का हेडक्वार्टर लागोस, दरबन, लुआंडा, अद्दिस अबाबा। अफ्रीकन यूनियन का हेडक्वार्टर है अद्दिस अबाबा में, ठीक है। तो अफ्रीकन यूनियन 2002 में लॉन्च हुआ है, रिप्लेसिंग ओएयू, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ फॉर अफ्रीकन यूनिटी वगैरह कुछ होगा इसका फुल फॉर्म, ठीक है। तो अद्दिस अबाबा में उसका हेडक्वार्टर सचिवालय है। अब देखते भाई और क्या क्या है, देखो एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट बैंक 2016 में बीजिंग चाइना में उसका हेडक्वार्टर है। उसके बाद शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का बीजिंग चाइना में है। एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कोऑपरेशन का सिंगापुर में है। देन एशियन आसियान का 1967 में जकार्ता इंडोनेशिया में है। उसके बाद सार्क का काठमांडू में है। बिम्स्टेक का 1997 ढाका में है। बीबीआईएन का कोई ऐसा हेडक्वार्टर नहीं है, 2014 में इस्टेब्लिश हुआ है, भारत, भूटान, इंडिया, नेपाल। देन उसके बाद इंडियन ओशन कमीशन मॉरिशस में है। ओआईसी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉपरेशन जेद्दा सऊदी अरेबिया में है, 1969 में इस्टेब्लिश हुआ है। मेकोंगोंगा कॉपरेशन का कोई हेडक्वार्टर नहीं है। आर्टिक काउंसिल का नॉर्वे में है। उसके बाद गल्फ कॉपरेशन काउंसिल का रियाद में है, सऊदी अरेबिया में। G20 का रियाद सऊदी अरेबिया में है। नॉन एनपीटी का न्यूयॉर्क में है। ओईसीडी का प्रेसिस में है, ठीक है, फ्रांस में। ओईसीडी का एक लिस्ट पे आता है, एफटीएफ शायद, एफएटीएफ, ठीक है, ये भी देख लीजिए ना। G7 इनका कोई ऐसा हेडक्वार्टर नहीं है।
WTO जिनेवा स्विट्जरलैंड, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें थी। ब्रिक्स का भी कोई हेडक्वार्टर ऐसा नहीं है। हु एज्यूम्ड द प्रेसिडेंसी ऑफ यूएन सिक्योरिटी काउंसिल, ये करंट का क्वेश्चन था तब। तो कौन भाई था यूएन सिक्योरिटी काउंसिल का प्रेसिडेंट तब बना था? इंडिया बना था, इसलिए क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, इंडिया बना था। अब देखते हैं पूरा यूएनएससी क्या होता है। यूएनएससी में 5 परमानेंट मेंबर्स है, चाइना, यूएसए, यूके, फ्रांस, रशिया, ठीक है। और 10 नॉन परमानेंट मेंबर्स होते हैं, टोटल होते हैं 15। जो नॉन परमानेंट होते हैं उनको 2 ईयर का टर्म होता है, ठीक है। और एनुअली उनको इलेक्ट किया जाता है। 5 मेंबर्स को एनुअली इलेक्ट किया जाता है। 5 मेंबर एवरी ईयर रिटायर होंगे, 5 नए आएंगे, 5 रिटायर होंगे, 5 नए आएंगे। 2/3 मेजोरिटी लगेगी यूएनजी की, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली की, ठीक है। और जो भी रिटायर होगा वो तुरंत फिर से इलेक्शन के लिए तुरंत एलिजिबल नहीं होगा, ठीक है। मतलब नेक्स्ट जो टर्म होगी तुरंत इमीडिएटली री इलेक्शन के लिए नहीं एलिजिबल होगा। तो वेटो पावर है इन 5 लोगों के पास, वो वेटो कर सकते हैं। इंडिया लगभग 8 बार इसमें रिप्रेजेंट कर चुका है, ठीक है। इंडिया एक परमानेंट मेंबर नहीं है। तो ये एटलीस्ट आपके लिए इतना इंपॉर्टेंट है। मेजर ऑर्गन्स क्या क्या है? जनरल असेंबली, यूएन सेक्रेटरीट, इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, सिक्योरिटी काउंसिल, ट्रस्टीशिप काउंसिल, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। तो इतना हमें जरूरत अभी है।